हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः राम प्रसाद आईएएस पर हार्दिक स्वागत है। और हमारे जितने भी साथी हमारे जो एक दूसरा प्लेटफॉर्म है राम प्रसाद यूजीसी नेट, उससे जुड़े हुए हैं, और एक तीसरा और चैनल है राम प्रसाद न्यूज एंड एनालिसिस, उस पर अभी एक ही वीडियो डली है। आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने जो कल राम प्रसाद आईएएस पर वीडियो अपलोड करी थी, मैं आशा करता हूँ कि आपने देखी हो, और अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप आज जरूर देखें उसे। कल हमने निर्वाचन आयोग का नोट्स पढ़ लिया था आज, और कुछ हमने पीवाईक्यू भी सॉल्व किए थे। आज हम आगे के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की जो पदावधि है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी जो पदावधि है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, या तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले, या 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो फिर उसे पद से हटना होगा। जो 6 वर्ष और 65 वर्ष रखी गई है, यही कार्यकाल हमारे सीएजी के लिए भी सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, चलिए जो अगला प्रश्न है वह है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है वो समकक्ष होता है। तो देखिए, हमने देखा था कि भारत के न्यायाधीश के समकक्ष होता है, मुख्य न्यायाधीश के नहीं। इसलिए ये ऑप्शन चूज कर सकते थे अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होता तो, और इनमें से हमने कोई भी सही नहीं है। एक ऑप्शन था लेकिन उसमें मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत का केवल मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके समकक्ष होता है। तो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं कितने, तो 1+2=3 है। सेवा की शर्तें अधिनियम या नियम 1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के, देखिए मुख्य नहीं ओनली न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते प्रदान किए जाते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, मैंने आपको बताया था कि भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद जो 324 का जो क्लॉज 5 है उसके परंतु के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। वरीयता क्रम की अगर हम बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान है वो 9वां है, यानी 90 स्थान पर हम इनको रखते हैं, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9A पे आते हैं। तो इसका मतलब है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके बाद आता है। इसके अतिरिक्त है उसी लाइन में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका वरीयता क्रम में जो स्थान है वो 6ठा है। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में 4थे स्थान पर तथा राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो 14वें स्थान पर आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में कोई भी कथन सत्य नहीं। हमारा जो चैप्टर है वो
निर्वाचन आयोग से संबंधित चल रहा है, ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है वो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, गलत है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से नहीं, बल्कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो इसलिए डी और बी दोनों को मिलाकर प्रश्न कंप्लीट होता है और उसका आंसर। तो देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है को उन्हीं तरीकों से पद से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। तदनुसार साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। समावेदन उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की जो शक्तियां हैं वो एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। ये सही है। हमने देखा था कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, इसका संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया। कारण क्या है कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास। तो देखिए, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए आंसर बी होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों है चुनाव आयोग से लेकिन अलग अलग संदर्भ व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए आंसर बी है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद तथा विधानमंडलों के जो निर्वाचन है निष्पक्ष चुनाव हेतु एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है। मैंने आपको बताया था भाग 15 है, और जिसमें जो अनुच्छेद हैं वो 324 से 329 तक दिए गए हैं, इसलिए कथन एक सत्य है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद उसी रीति से हटा सकती है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का जो अधिकार है वो विधायिका को है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों को यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को छोड़कर, यानी कितने होते हैं, जो 2 होते हैं, इसके साथ ही प्रादेशिक जो आयुक्त होते हैं, उन्हें हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए, जो 2/3 बहुमत चाहिए वो केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए लागू होता है। इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर हटा सकता है। स्पष्ट है कि आर भी सत्य है। इस आधार पर कारण कथन की समीक्षा व्याख्या नहीं करता, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अलग है। वस्तुतः प्रश्न में भाषा विश्लेषण का कारण भ्रम भी है। निर्वाचन आयुक्तों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को शामिल किया जाए तब कारण आर गलत होगा। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उठाने का अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त में निहित है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का जो अधिकार है वो संसद में निहित है, अर्थात अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का अधिकार भी अप्रत्यक्षतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से संसद या विधायिका में निहित है। अगला जो प्रश्न है वह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो देखिए, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पर लागू होती है। तो ऑप्शन
बी करेक्ट है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए निर्वाचन आयुक्त है, न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो फिर वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर और उसके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह कि भारत के निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं उनके बारे में सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, ट्रू है यानी सत्य है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। देगी राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन का निर्वाचन आयोग से कोई संबंध नहीं, इसलिए ये कथन असत्य है। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य निरीक्षण और नियंत्रण और निर्देशन, तो इस तरीके से पहला, दूसरा और चौथा आंसर सही है। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 324 है उसका जो खंड 1 है उसके अनुसार इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के जो निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा उन सभी निर्वाचनों के जो संचालन का जो अधीक्षण है, निर्देशन है और जो नियंत्रण है एक आयोग में निहित होगा, जैसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रबंध करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 327 में संसद को दी गई। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सके इसके लिए अनुकूल दशा अगर नहीं होती है तब राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति निर्वाचन आयोग नहीं देता है। हालांकि 356(5) है जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति जो शासन की अवधि 1 वर्ष से आगे तभी बढ़ाई जा सकती है जब संपूर्ण भारत में या फिर संपूर्ण राज्य या उसका कोई भी भाग जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस अवधि के दौरान राज्य में विधानसभा के आम निर्वाचन में समस्याओं के कारण राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक ऐसा कार्य है जो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, तो ये तो सही है। दूसरा है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन, ये भी सही है। हमने देखा था कि संसद और राज्य के विधानमंडल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव भी आयोग कराता है, सही है। विधानमंडलों के लिए चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, तो देखिए उचित प्रावधान करना इसका कार्य नहीं है, इस संसद का कार्य। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति पूछ रहा है तो फिर वो भारत के निर्वाचन आयोग। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो देखिए लोकसभा का निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्यसभा का निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग द्वारा, स्थानीय निकायों का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं बल्कि 243 के और ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, देखो दिया भी है इसमें। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है
जबकि अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के तहत क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं अर्थात स्थानीय निकायों का जो चुनाव है संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, जब पंचायती राज की स्थापना की गई थी तो उनके चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान किया गया था। अब जो अगला प्रश्न है वह कि भारत के निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, तो गलत है। देखिए, लोकसभा सही है, अध्यक्ष का नहीं कराता है, उपाध्यक्ष का नहीं कराता है, क्योंकि इनका चुनाव सदन के सदस्य खुद करते हैं। नगर पालिकाओं, नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, तो ये भी गलत है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों विवादों का निर्णय, क्योंकि ये भी गलत है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करता है। तो इस तरीके से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही है, कोई भी नहीं। ऑप्शन डी है, कोई भी नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति का जो निर्वाचन है संबंधित जो सदन के सदस्य करते हैं। निर्वाचन से संबंधित या निर्वाचन से उत्पन्न जो भी विवाद है उसका निर्णय न्यायपालिका करती है। नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इस प्रकार दिए गए कथनों में कोई भी कथन सत्य नहीं दिखा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सही कथनों की पहचान करनी है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो 5 सदस्यीय निकाय है। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि पहले एक था, अब 1+2=3, ये तो गलती हो गया। दूसरा है कि संघ का जो गृह मंत्रालय है वो आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो कार्य गृह मंत्रालय नहीं बल्कि चुनाव आयोग करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, तो ये ट्रू है। केवल जो ऑप्शन 3 है वो सही है, यानी ऑप्शन डी एकदम ट्रू है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधायिका के चुनावों के जो अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की जो शक्ति है वो निर्वाचन आयोग में निहित है। इस प्रकार आम चुनाव और उपचुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय। निर्वाचन आयोग निर्वाचन जो प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश जो 1968 का है के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विलय या विभाजन से संबंधित विवादों का भी निपटान करता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि चुनाव आयोग का संबंध किस किस से है, तो वो अपने आप फिर आंसर मिल जाएगा हमें। तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, तो देखिए यही गलत है, क्योंकि जो चुनाव की अधिसूचना है वो केंद्र में राष्ट्रपति करता है और राज्यों में राज्यपाल करता है, इसलिए ये गलत है। आप जल्दी में इसे सही नहीं कर देना। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। चुनाव की वैधता का निपटारा ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो देखिए, जो निर्वाचन आयोग है उसकी सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना सिफारिश कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति करता है
विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का जो राज्यपाल है प्रशासक जारी करता है। इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि आदि की जो विस्तृत सूचना है निर्वाचन आयोग जारी की जाती है। अन्य प्रश्नगत जो कार्य है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा सही है। वो पूछा है कि भारत के निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना गलत है। दूसरा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्यों में गृह विभाग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। तो देखिए गृह मंत्रालय का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तीसरा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाए, ये राइट है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है कि निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना दोनों ही कार्य निर्वाचन। तो देखिए सिफारिश करता है, अधिसूचना नहीं। इस तरीके से ये गलत हो जाता है। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत में विधिक विविध निर्वाचन के लिए निम्न में से कौन कौन सी प्रणालियां स्वीकृत की गई। यानी भारत में कौन कौन सी प्रणालियां संचालित हैं उन्हें हमें देखना है। पहला है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, तो ये सही है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ये भी सही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली हमारे यहाँ पे नहीं है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचय प्रणाली हमारे यहाँ पे नहीं है। इस तरीके से केवल 1 और 2 ही हमारे यहाँ पे संचालित है। तो देखिए ऑप्शन ए 1 एंड 2 सही है। भारत में निर्वाचन की जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणालियां अपनाई गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों हेतु निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए। जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न होते हैं। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। तो देखिए निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। ठीक है। जब आप संविधान का अनुच्छेद 102 का खंड 1 देखोगे तो उसके तहत संसद के सदनों का जो सदस्य है चुने जाने या सदस्य होने के लिए जो निहरता अयोग्यता हो, देखिए सिंपल लैंग्वेज कर लिए, अयोग्यताओं का उल्लेख है कितने अनुच्छेद 102 में। उसी के संदर्भ में संविधान में अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता या निहरता यानी अयोग्यता संबंधी जो विवाद का निश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। जबकि दल परिवर्तन के आधार पर जो निहरता यानी जो अयोग्यता है उससे संबंधित जितने भी जो प्रश्न हैं वो संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सभापति अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 102 के तहत अगर अयोग्यता होती तो वो फिर निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति, इसी तरीके से राज्यपाल। बट जो दल परिवर्तन के आधार पर जो अयोग्यता होती है वो 10वीं अनुसूची में उल्लेख है और सभापति और अध्यक्ष का निर्णय उसमें अंतिम होता है। इसके लिए कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं की गई है भारतीय संविधान। संसद के सदस्य की निहरता यानी अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्न का जो विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किसकी राय प्राप्त करेगा। देखिए वो भारत के निर्वाचन आयोग की। ठीक है।
अभी हमने देखा अनुच्छेद 102। जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति, लोकसभा सदस्यों की निहिरता यानी योग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? तो फिर निर्वाचन आयोग की। अनुच्छेद 103 और 102, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है सेकेंड, वो है कि यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि यानी जमानत राशि को खो देता है तो उसका अर्थ है कि देखिए, जमानत का मतलब होता है कि जब वो लड़ा तो उसके वंशज से कम वोट मिलते हैं तो फिर जमानत राशि चली जाती है। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, मतलब अगर ज़्यादा अधिक होगी तो फिर वोट भी कम मिलेंगे, तो फिर जो मिनिमम क्राइटेरिया वो मिल नहीं पाए। तो देखिए, जो प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निश्चित या जमानत राशि रखनी होती है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसे आपको एक निश्चित या फिर जमानत राशि जमा करनी होगी, और यदि कुल पड़े बहुमतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त होते हैं अगर आपको, तो फिर आपकी राशि खो जाएगी। दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफी अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है। जो अगला प्रश्न है वो है कि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया जाता है तो देखिए, संसद के द्वारा किया जाता है। यानी अयोग्यता से संबंधित जितने भी जो प्रावधान है वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके लिए संसद ने कई प्रावधान बनाए। तो देखिए, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का जो निर्णय है संसद द्वारा किया गया है। संसद द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है 1951, उसकी जो धारा 8 और क्लोज जो 3 है, उसके अनुसार किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या फिर अधिक की सजा सुनाई गई है तो सजा के दौरान या उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता या फिर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। इसके अतिरिक्त इसी अधिनियम की जो धारा 8(1) के तहत वर्णित विशिष्ट अपराधों के लिए दोष सिद्ध कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना होने पर भी 6 वर्षों की अवधि हेतु तथा कोई भी सजा होने पर सजा के दौरान या उसके बाद 6 वर्षों की अवधि हेतु सदन की सदस्यता चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाता है। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि चुनाव आयोग और चुनाव की घोषणा होती है, राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है तो ये तो गलत है, केवल एक सही है। तो दे रहा भी है देखो इसमें कि ये सत्य है, आर असत्य है, क्योंकि जो आचार संहिता है वो संसद ने नहीं बनाई। तो देखिए, आदर्श जो आचार संहिता है वो राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के जो मार्गदर्शन हेतु उन मानदंडों का एक दस्तावेज है जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है या राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया जाता है तथा उन पर बाध्यकारी होता है। आदर्श जो आचार संहिता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय से लागू होती है। ठीक है। जब वो निर्वाचन आयोग सामने आकर और घोषणा करता है पब्लिकली तो फिर वो आचार संहिता लागू हो जाती है।
तथा चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। भारत संघ बनाम हरबंश सिंह जलाल में अन्य 80 मामले। ठीक है, ये बाद आया था आचार संहिता से। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है, तो देखिए एक विधिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है, उसकी धारा 79 डी है, उसमें निर्वाचन अधिकार यानी इलेक्टोरल राइट को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने या फिर न होने अथवा उम्मीदवार होने के से नाम वापस लेने या न लेने तथा चुनाव में मतदान करने या मतदान से विरत रहने के अधिकार को शामिल किया गया। इससे संबंधित एक बात सुप्रीम कोर्ट में आया था कि ज्योति बसु एवं अन्य बनाम देवी घोषाल एवं अन्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित होने के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। इसी प्रकार जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो 1951 है, उसकी धारा 62 में मताधिकार का वर्णन किया गया है। तो आप ध्यान रखिए कौन सी धारा है, 62, फिर ध्यान रखिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मताधिकार को विधिक या फिर वैधानिक अधिकार घोषित किया गया। अतः स्पष्ट है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो ध्यान रखना आपको कि विधिक या फिर वैधानिक अधिकार है। ठीक है, न कि संवैधानिक। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो कैसा है, तो देखिए विधिक अधिकार है एक अधिनियम के अंतर्गत। कौन सा अधिनियम है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है, तो वैधानिक अधिकार। तो देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अधिनियम जो 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है मिलता है, चूंकि यह संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम के तहत मिला हुआ है, अतः यह एक विधिक अधिकार है। हालांकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने पूर्व में दी गई अपनी उत्तर कुंजी में मताधिकार को किस अधिकार माना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना था। इसका आधार संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का उल्लेख होना हो सकता है। यानी उस 300 जो अनुच्छेद 326 है उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करी गई, तो उससे संबंधित उसने माना था। है हालांकि वैधानिक अधिकार। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में, तो 1989। तो देखिए 61वां संविधान संशोधन 1988 हुआ था। तो जो मताधिकार की आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष करी गई थी और वो लागू 1989 के चुनाव में हुई थी। तो देखिए 61वां जो संविधान संशोधन कब हुआ था, 1988 में। इसमें जो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करी गई थी और लागू 28 मार्च, देखिए इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कभी भी, 1989 में प्रभावी हुआ था। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न नवी लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की जो न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष थी, 18 वर्ष करी गई 61वां संविधान संशोधन 1989 से है। देखिए संशोधन 88 पर। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखिए फिर रिपीट हुआ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से उठाकर 18 वर्ष करी गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन। इसके बाद जो देखिए फिर वो रिपीट हुआ है, देखिए कितना इंपोर्टेंट है।
कि भारतीय संविधान का 61वां जो संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो मतदाताओं की आयु उठाने से। अगला प्रश्न है कि संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई? तो इसी के आधार पर आयोग ने वो आंसर माना था 326। 324 में निर्वाचन आयोग, 325 में आप बताएंगे, 327 में क्या है बताइए कमेंट करके। तो देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 15 है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 326 है उसमें वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु का हो, जो पहले कितनी थी 21 थी। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा जो 28 मार्च 1989 से इनफोर्स हुआ था, 21 से बढ़ाकर 21 से घटाकर कितनी गई थी 18 करी गई थी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा की प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 326। देखिए वही रिपीटेशन, 324 में निर्वाचन आयोग, 325 में आप बताएंगे, 323 सिविल सेवा से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है कि पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी? तो 18 वर्ष है। देखिए उसको घुमा घुमा के दे रहा है, ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना। तो 28 मार्च 1989 आपको ध्यान रखना, शायद वो पूछ ही ले, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप तैयार रहें। अगला जो प्रश्न है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, ये भी सही है। धर्म है, प्रजाति है, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि व्यक्ति इस धर्म से है तो उसे वोट नहीं दिया जाएगा। अगर वो भारत का नागरिक तो वयस्क मताधिकार अब मत देने का और खुद चुने जाने का अधिकार रखता है। राजनीतिक दलों को अपनी स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सभी सही है। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 326 है उसमें प्रावधान है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हों। साथ ही अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक यानी क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए एक साधारण निर्वाचक सूची होगी और केवल देखिए इसमें आपको ध्यान रखना केवल अन्य आधारों पर धर्म है, मूलवंश है, धर्म है, मूलवंश देखिए धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव ऐसी किसी सूची में शामिल किए जाने से अयोग्य नहीं ठहरा जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत में राजनीतिक दल अपने मानक स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि भारत में यदि एक राज्य चुनाव लागू किया जाता है तो भारत का जो संविधान में उसमें किन अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो देखिए इसका आंसर दी है क्योंकि एक से अधिक में हमें संशोधन करना होगा। 83, 172 भी है जो कार्यकाल से संबंधित है। देखिए बहुत लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी जा रही है। आज हम देख लेते हैं कि अगर वो लाना ही है तो क्या प्रावधान हो। देखिए भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था अगर लागू की जाती है तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य
विधानसभाओं के कार्यकाल को हमें लोकसभा के कार्यकाल के समरूप बनाना होगा, करने की आवश्यकता हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तदनुसार बढ़ाना या फिर घटाना होगा। लोकसभा की वर्तमान कार्यकाल को भी उसी के अनुरूप समायोजित करना होगा। साथ ही यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे भी लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व विघटित होने की स्थिति के संदर्भ में तदनुरूप प्रावधान करने होंगे। अतः ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 83 है, जो संसद के सदनों की जो अवधि है उससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 85 है, संसद का सत्र 17वां अभिगठन। अनुच्छेद जो 172 है, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है। साथ ही अनुच्छेद 174 है, जो राज्य के विधानमंडल के सत्र 17वां अभिगठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने की दशा में उपनिबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधी प्रावधानों में संशोधन। तो देखिए कौन से अनुच्छेद? 83, 85 तो केंद्र स्तर पे है, 172 और 174 राज्य स्तर पे, और अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन की बात करता है, उसमें भी हमें संशोधन करना होगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि निगम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही? तो देखिए जो निर्गम मत सर्वेक्षण व्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त कर रहा है जिससे पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में, जिसे हम एग्जिट पोल कहते हैं, वो यही है। ठीक है, तो देखिए निर्गम मत सर्वेक्षण या फिर एग्जिट पोल वह पद्धति है जिससे मतदान के तुरंत बाद यह पता लगाया जाता है कि मतदाताओं ने किस प्रत्याशी या दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि जनमत सर्वेक्षण मतदान के पहले चुनाव के संबंध में जनता की राय जानने के लिए विभिन्न सर्वे एजेंसी द्वारा कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2009 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में, तो देखिए उसी समय का 714, तो इसे हमें नहीं देखना है, ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से कथन सही है। तो पहला है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है लोकसभा निर्वाचन में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है, गलत है। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, तो ये सही है। चौधरी देवीलाल हरियाणा से संबंधित थे। तीसरा कि वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वो सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ। तो ये गलत है, तो केवल ऑप्शन बी सही है। चलिए हम देखते हैं क्या प्रावधान है। देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है उसमें 1996 में संशोधन के तहत धारा जो 33 है उसका क्लोज जो 7 है उसमें प्रावधान किया गया था कि कोई जो प्रत्याशी है किसी आम चुनाव या अथवा साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों के उपचुनाव में 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, यानी मैक्सिमम 2 से लड़ता है, एक साथ 2 से लड़ सकता है, लेकिन जीतने के बाद अगर दोनों से जीता है तो उसे एक सीट खाली करनी होगी। कथन 2 सही है क्योंकि चौधरी देवीलाल ने 1991 में का जो लोकसभा चुनाव में उसमें रोहतक, सीकर और फिरोजपुर के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, परंतु वे तीनों सीटों से पराजित हुए थे। तो देखिए कोई भी कैंडिडेट एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से
चुनाव लड़ रहा है तो उसका कारण यह है कि उसे हारने का डर सता रहा है। जबकि कथन 3 का प्रश्न है कि जो वर्ष 2004 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित अवश्य किया गया था, परंतु इस संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाया गया। देखिए कितने लंबे लंबे प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हाल हुई संशोधन के विषय में कथनों पर विचार करना है। पहला है कि भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद या राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की योग्यता हो जाएगी। हमने देखा था सही है, क्योंकि वो अगर अपराध करता है तो फिर वो 6 वर्ष तक अयोग्य घोषित किया जाएगा। दूसरा है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई जाने वाली प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई। कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता, तो ये गलत है, क्योंकि अभी कोई व्यक्ति अधिक से अधिक 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। अगला है कि चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की अगर मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट यानी शून्य नहीं किया जाएगा, वहां पर निर्वाचन होगा। वो कैंडिडेट कुछ समय दिया जाएगा, कुछ दिनों में वो अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। तो देखिए 1, 2 और 4 सही है। 1996 में परिवर्तन किया गया था 1951 के एक्ट में। 1996 का जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है और किसी प्रत्याशी की अगर मृत्यु हो जाए तो चुनाव प्रत्यादिष्ट या रद्द नहीं होगा, बल्कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित दल को नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का विकल्प दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, आप इस पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछ चुके हैं इसको। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश करी थी तो लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधि, तो जो पब्लिक फंड की यानी जो चुनाव होते हैं उसमें सरकार यानी जो राज्य है वो फंड करे तो इससे क्या होगा, सभी कैंडिडेटों को बराबर मौका मिलेगा। इसकी सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति ने करी थी। क्या है, दिनेश गोस्वामी 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में 1990 में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन की निर्धारित मात्रा, मतदाता सूचियों के अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध कराने, प्रतियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोनों की निर्धारित संख्या के किराए का भुगतान आदि के संदर्भ में सरकारी निधियन की सिफारिश करी थी। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है, तो देखिए निर्वाचन सुधारों से। देखिए फिर बड़ा सा प्रश्न दे दिया। देखिए बड़े जितने भी प्रश्न होते हैं सिंपल होते हैं, बस दिखते बड़े हैं। तो लोकसभा विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना हमें। लोकसभा की जो 543 सीटें, इसमें 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो संख्या दे रहा है वो गलत है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का जो निर्णय है वो परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है, ये सही है, और इसका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है, गलत है। देखिए केवल ऑप्शन 2 सही और गलत है। तो देखिए 2008 में परिसीमन आयोग के तहत लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सीटों में से 84 SC के लिए और 47 ST के लिए आरक्षित हैं। परिसीमन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र का जो सीमांकन है या उसे आरक्षित करने का जो निर्णय है वो परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार कथन 2
सही है, कथन 3 गलत है। अगला प्रश्न है कि प्रशीमन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखिए, प्रशीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, राइट है। प्रशीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राष्ट्र विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। यानी उनका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। देखिए, जो प्रशीमन अधिनियम के अंतर्गत प्रशीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है। जो प्रशीमन आयोग है इसका मुख्य कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना होता है, और यह आयोग एक शक्तिशाली संस्था है जिसके आदेशों को किसी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेश लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखे जाते हैं, किंतु इन्हें आयोगों के आदेशों में सुधार की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब तक कुल 5 बार 52, 63, 73, 2002 और लास्ट में 2020 में प्रशीमन आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है, राइट है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्यातिया लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है। और सही आंसर ए सही व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि वो कारण भी दे रहा है, ठीक है। इसमें कुल 57 प्रश्न हैं। तो देखिए, आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन कार्यप्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों तथा उनकी संख्या के अनुपात में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराती है। इस प्रणाली में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। देखिए, आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो उद्देश्य है समाज के प्रत्येक समूह यानी अगर विविधता होती है फिर इसकी जरूरत होती है समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है, तथा जहाँ देश में मात्र 2 दल हैं या द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है वहाँ यह महत्वहीन हो जाती है। देखिए, एक अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली जो वीवीपैट का संस्करण कौन सा है? तो M3। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए वीवीपैट एक ईवीएम का M2 या M3 संस्करण प्रयोग है। देखिए, वीवीपैट वो है जब आप मतदान करते हैं तो यहाँ से आपको एक पर्ची इस डिब्बे में निकलती हुई दिखाई देती है। जब आपने क्लिक करा तो इसके 1 सेकंड के लिए आपको दिखेगी आपने वोट किस पर किया है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो बहुत पहले हमने पढ़ लिया था, फिर रिपीटेशन है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो 1989। तो देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग मूलतः एक निर्वाचन आयुक्त था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ये पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को फिर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से 1+2 3 इसमें निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह कि निम्न में से कौन भारत में चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? NB लोहन, ठीक है। लिंग 2 भी रहे, डॉक्टर MS गिल,
और टी.एस. कृष्णमूर्ति भी रहे। तो देखिए 2000 में डॉक्टर एम.एस. गिल चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे। कृष्णमूर्ति और लिंग 2 सदस्य थे। बाद में लिंग 2 कृष्णमूर्ति भी मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, जो कि होता ही है। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। मैंने आपको बताया था कि आपको यह प्रश्न ध्यान रखना है। तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। ट्रू है, यानी सत्य है। भारत की जो पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो रमा देवी थी, महिला। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी, ए और दो दोनों सही। तो भारत के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। भारत की प्रथम एवं अब तक की एकमात्र जो महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो बी.एस. रमा देवी हैं, जो 1990 दिसंबर 26 नवंबर से दिसंबर तक। भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार थे, अब श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो देखिए बी.एस. रमा देवी। आपको ध्यान रखना है, बी.एस. रमा देवी। ठीक है। और व्यक्ति सुकुमार सेन, आपको ध्यान रखना। ठीक है। देखिए इसमें दो प्रश्न हो रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी भी रिपीट हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर डे है? जब आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो आपको जरूर दिखाई देगा ये। तो 25 जनवरी, कितना? 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर डे मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो देखिए राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है, नेशनल या वोटर डे, 25 जनवरी मनाया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में। तो आपको एक चीज यहाँ पता चला कि 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दिवस 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ था। एक चीज और है कि इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो 25 जनवरी 2011 से, न कि 1950 से नहीं चल रहा है। ठीक है। और जो अगला प्रश्न है वह है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को देखो आपको दो तीन चीज ध्यान रखनी है। एक तो पहली कौन थी? तो सुकुमार सेन, महिला बी.एस. रमा देवी, वर्तमान में श्री ज्ञानेश कुमार। निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 6 अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया। 324 में मुख्य निर्वाचन आयोग से संबंधित थे। आयोग में 1+2=3 सदस्य होते हैं, ये पढ़ा था हमने। और इनका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष होता है। ठीक है, ये भी पढ़ा था। और इनका जो कार्य है वो राष्ट्रपति, मेनली देखो मोटा मोटा कार्य, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का निर्वाचन संचालन अधीक्षण मुख्य कार्य है। ठीक है। और तीसरा 73वां 74वां नगर पालिकाओं से, यानी पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए जो आयोग है वो अनुच्छेद 243 का और जेड में प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो ये आपका आज
यहीं पे एंड हो गया। अब हम राजनीतिक दल, तो वो कल की क्लास में इसे स्टार्ट करेंगे। आज हम यहीं पर एंड करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।